तो अब आते हैं इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखाने वाले सबसे बड़े सम्राट, सबसे बड़े शासक मौर्य वंश के सम्राट अशोक। इनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। अगर जेम्स प्रिंसेप ने इनके इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर नहीं किया होता तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि अशोक नाम का कोई शासक भी था। तो ये भी एक तरह से एक देन थी ब्रिटिश एम्पायर की। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के, बुद्धिस्ट बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर सिंहासन पर कब्जा किया था, लेकिन उन्होंने अपने सबसे छोटे, सबसे यंगेस्ट जो ब्रदर था उनका, तिस्सा, उसको बख्श दिया था। और तिस्सा ही इनका एक तरह से एक फॉलोवर भी बन गया था जब वो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हुए थे। राधागुप्त, जो कि बिंदुसार के कोर्ट में, बिंदुसार के दरबार में एक मंत्री थे, उन्होंने अशोक का हेल्प किया था इस फ्रैट्रिसाइड में। फ्रैट्रिसाइड मतलब होता है भाइयों का कत्ल। जैसे कि पिता के कत्ल को करके सिंहासन या फिर गद्दी पे हक पा लेना, हक छीन लेना, उसको पैट्रिसाइड बोलते हैं। वैसे ही फ्रैट्रिसाइड बोलते हैं भाइयों को मारना। तो अशोक ने अपने भाइयों को मारा था, ऐसा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में, बुद्धिस्ट बौद्ध परंपरा में दिया हुआ है। अशोक का जो राज्याभिषेक था वो 269 बीसी में हुआ, लेकिन इनका जो शासन काल है वो माना जाता है 273 से 232 ईसा पूर्व रहा। मतलब शासन काल जो था वो पहले से स्टार्ट हो गया और उनका राज्याभिषेक बाद में हुआ। जो अशोक का शासन काल था बहुत ही सेंट्रलाइज्ड था, मतलब कि केंद्र का पूरी तरह से पूरे साम्राज्य में पकड़ थी। डिसेंट्रलाइजेशन जैसा कोई शब्द था ही नहीं, शक्ति का विकेंद्रीकरण था ही नहीं। अब अशोक के जो दो पुत्र थे, अशोक के वैसे 4 पुत्र थे, महेंद्र, तिवर, कुणाल, जौलुका, और उसमें से अशोक के जो महेंद्र नाम के पुत्र थे उनको उन्होंने सियलोन यानी कि श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और उनकी एक पुत्री थी संघमित्रा। उनकी वैसे 2 पुत्रियां थी, संघमित्रा और चारुमती। तो संघमित्रा को भी उन्होंने महेंद्र के साथ में सियलोन या फिर श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। सुभद्रा या फिर जनपद कल्याणी इनकी माता थी, यानी कि बिंदुसार की एक रानी, एक बीवी। और अशोक के कई नाम मिलते हैं। असली में अशोक नाम हमें जो मिलता है वो मस्की माइनर एडिक से मिलता है, लेकिन अशोक के कई और अलग अलग नाम थे। बराबर केव्स, जो बराबर की गुफाएं हैं, उसमें उन्हें पियादसी राजा कहा गया है। जूनागढ़ के शिलालेख में उन्हें अशोक मौर्य कहा गया है और कांधार के शिलालेख में उन्हें पियादसी कहा गया है। और अगर पुराणों की बात करें तो उन्हें अशोक वर्धन कहें। लेकिन अशोक नाम कहां से मिला? मस्की माइनर रॉक एडिक्ट से। अच्छा, और ये जो बराबर केव्स, बराबर के जो गुफाएं हैं, वो एक्चुअली में अशोक ने आजीविका संप्रदाय वालों को गिफ्ट में दे दिया था, जो कि ये जो है, ये केव्स जो है ये गया में है, बिहार की गया में। एक और चीज है, अशोक ने श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की नींव भी रखी थी और वो उसे अपने बेटे कुणाल को दे दिए थे। अशोक एक तरह से बहुत ही क्रूअल, बहुत ही वायलेंट शासक थे इनिशियली, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत अच्छी तरह से माना। पूरी तरह से वो बुद्धिस्ट नहीं हुए थे, सभी रिलीजन के लिए इक्वल टॉलरेंस था, लेकिन बौद्ध धर्म पे उनका इंक्लिनेशन ज़्यादा था। और ये हमें पता चलता है रॉक एडिक्ट नंबर 13 से, जो कलिंग के युद्ध को दर्शाता है, कलिंग के युद्ध के बारे में ब्यौरा देता है, जो कि हुआ था 261 ईसा पूर्व में। इसमें दिया हुआ है कि भेड़ी घोषा से धर्म घोषा में परिवर्तन हुआ अशोक का। लेकिन ऐसा नहीं है, कलिंग का युद्ध जीतने के बाद में
भले ही उन्होंने देखा कि लाशें लाशें बिखरी हुई है, लाशों का अंबार लगा हुआ है, कई जानें गई हैं, कई परिवार नष्ट हुए हैं, ये सब देख के उनका हृदय परिवर्तन तो हुआ, लेकिन वो पैसिफिस्ट नहीं थे। उन्होंने कलिंग को फिर भी अपने काबू में रखा, अपने साम्राज्य में मिलाया, छोड़ा नहीं। अशोक के जो समकालीन लोग थे वो एथियोकॉस द्वितीय, टॉलमी द्वितीय, टॉलमी द सेकेंड जो इजिप्ट के थे, एंटीगोनस गोनाटस मैकेडोनिया के, और अलेक्जेंडर, ये सिकंदर महान वाले अलेक्जेंडर नहीं, ये अलेक्जेंडर इपिरस के, ये सब इनके समकालीन रहे। तो अब हम बात करते हैं अशोक के शिलालेखों के बारे में, एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। कुछ 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, जिसमें हर एक एडिक्ट में एक एक धम्म के प्रिंसिपल, धम्म के सिद्धांत दिए हुए हैं। और ये धम्म क्या था? धम्म एक तरह का धर्म था अशोक के नज़रिए में, जिसमें हर रिलीजन के बारे में टॉलरेंस, यानी कि सहिष्णुता बोलते हैं जो, वो बातें लिखी हुई हैं। साथ ही साथ में 2 कलिंग के रॉक एडिक्ट है, 7 पिलर की रॉक एडिक्ट्स हैं, 4 माइनर पिलर रॉक एडिक्ट्स हैं, बराबर केव में अलग अलग एडिक्ट्स दिए हुए हैं, तराई के पिलर रॉक एडिक्ट्स हैं। ऐसे बहुत सारे अशोक के फैले हुए हैं। और कुछ 84,000 से 1 लाख के आसपास के स्तूप भी अशोक ने बनाए थे, बुद्धिस्ट स्तूप, जिसको बाद में सुंग डायनेस्टी के लोगों ने तबाह किया था। ये मान्यता है बुद्धिस्ट परंपरा में। तो अब चलिए हम समझ लेते हैं जो ये रॉक एडिक्ट्स थे ये थे क्या, और इनमें क्या क्या दिया था। जो सबसे पहला रॉक एडिक्ट है, सबसे पहला शिलालेख है, इसमें दिया है पशु बलि और उत्सव पर निषेध, मतलब कि प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइसेस एंड फेस्टिव गैदरिंग। दूसरा है सामाजिक कल्याण के लिए उपाय। तो एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन था उस टाइम पीरियड का, मौर्यन डायनेस्टी का, मौर्य वंश का एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन आप इसे मान सकते हैं, जिसके बेसिस पे पूरे साम्राज्य को चलाया जाता था। तीसरे नंबर के रॉक एडिक्ट में दिया हुआ है ब्राह्मणों का सम्मान, मतलब पशु बलि और उत्सव पे निषेध भी कह रहे हैं, फिर ब्राह्मणों का सम्मान भी कहा जा रहा है। थोड़ा सा विरोधाभास है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो सही था ये, क्योंकि जैसे मैंने बताया था वैदिक टाइम पीरियड में पशु बलि, सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स, ऑफरिंग्स, दान, दक्षिणा, ये सब इतना बढ़ा दिया था ब्राह्मणों ने कि उसका रिएक्शन हुआ था और जन्म हुआ था नए धर्मों का, बौद्ध और जैन धर्म का। तो एक तरह से ब्राह्मणों पे लगाम कसी गई अशोक के टाइम पीरियड में, और साथ ही साथ में ऐसा लगाम भी नहीं था कि उनके दुश्मन हो गए लोग, ना, ऐसा लगाम था कि गलत कार्य ना करें, जो आप पहले और तीसरे रॉक एडिक्ट में आप देख सकते हैं। फिर चौथा था बड़ों का सम्मान करें, जानवरों को संरक्षण दे, रिस्पेक्ट टू रिलेटिव्स एंड एल्डर्स, प्रोटेक्शन टू एनिमल्स। पांचवा था धम्म महामात्र की नियुक्ति। अब देखिए, ये जो धम्म जो मानते थे अशोक, उनका ही जन्म दिया हुआ एक तरह का रिलीजन था। रिलीजन बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, या फिर एक तरह से बोले कि एक लाइफ स्टाइल था, धम्मा एक जीने का तरीका था। तो उसके प्रचार प्रसार के लिए महामात्र नियुक्त किए गए। तो ये महामात्र थे जो प्रीचिंग्स करते थे धम्म की, अलग अलग जगह जाके। फिर छठे रॉक एडिक्ट में इन्हीं धम्म महामात्रों के लिए आदेश जारी किए गए कि किस तरह से प्रचार प्रसार करना है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, ये सारी चीजें दी हुई हैं 6 नंबर के शिलालेख में। फिर 7 नंबर में दिया है सभी रिलीजियंस के लिए, सभी धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता, मतलब कि टॉलरेंस। जैसे मैंने बताया था, धम्म का कॉन्सेप्ट ही ये था कि सारे रिलीजन एक बराबर है, सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए, सबको बराबरी से देखना चाहिए। ये अशोक के थॉट्स थे। ये सारी चीजें आई हैं कलिंग युद्ध के बाद में। कलिंग युद्ध में जो उन्होंने त्रासदी की, खुद ही की, उसको देख के उनका हृदय परिवर्तन हुआ।
फिर 8वां शिलालेख जो है वो धम्म यात्रा के बारे में ब्यौरा देता है। तो अब ये धम्म यात्रा क्या थी? जो धम्म महामात्र जिनको नियुक्त किया गया था 5वें शिलालेख के हिसाब से और 6वें शिलालेख के हिसाब से उनको जो आदेश मिला था उसको लेके कहाँ कहाँ जाना है उसके बारे में ब्यौरा है 8वें शिलालेख में। 9वें में है फिर वही पहले वाला जो था निरर्थक समारोह अनुष्ठानों का पे निषेध, ये पहले वाले शिलालेख से ही मिलता जुलता है, सेम ही है। 10वां है युद्ध के बजाय धम्म के माध्यम से विजय प्राप्त करना किसी भी एक रीजन के ऊपर। फिर 11वां है धम्म नीति की व्याख्या, मतलब कि धम्मा की पॉलिसी क्या क्या है, जैसे कि टॉलरेंस अमॉन्ग्स ऑल रिलीजियंस, ब्राह्मणों का सम्मान, ये सारी चीजें धम्मा की पॉलिसीज बताइए 11वें नंबर के शिलालेख में। और फिर 12वें नंबर शिलालेख में फिर वही सेम चीजें जो 7वें नंबर में है, टॉलरेंस अमॉन्ग्स ऑल रिलीजियस सेक्ट्स, सभी धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की अपील है। यहाँ पे देखिए 7वें शिलालेख में बोला गया है कि सबके बीच में टॉलरेंस होना चाहिए, सहिष्णुता होना चाहिए, और 12वें में इसी चीज के लिए फिर से अपील भी की गई है। उसके बाद 13वें नंबर का शिलालेख जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया है, कैसे अशोक भेड़ी घोषा से धर्म घोषा में परिवर्तित हुए, इसके बारे में डिटेल दिया गया है। कलिंग युद्ध मैंने बताया था 261 ईसा पूर्व में हुआ था और जिसने अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया था। और इसी में अशोक के जो समकालीन लोग थे जैसे कि एटियोकस, टॉलमी, मगस, एंटिगोनस गोनाटस, अलेक्जेंडर एपिरस वाले, ये सारे जो हेलिनिस्टिक कंटेम्पररी रूलर्स थे, समकालीन शासक जो थे, उनका भी उल्लेख दिया है। और 14th नंबर के शिलालेख में धार्मिक जीवन बिताने को लेकर प्रेरणा दी गई है, इंस्पिरेशन टू स्पेंड रिलीजियस लाइफ। तो ये टोटल 14 शिलालेख हैं अशोक के, जिसमें धम्म के बारे में पूरी तरह से दिया हुआ है। ज्यादातर इसमें प्रचार किया गया है धम्म का प्रॉपरली, और एक तरह से बहुत ही मेरे ओपिनियन में तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो अगर कहें कि प्रॉपरली सेक्युलर स्टेट कब था, सेक्युलर मतलब कि सभी रिलीजन एक समान, सेक्युलर स्टेट कब था, तो मैं तो कहूंगा कि अशोक के टाइम पीरियड में था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद। अभी भी हम प्रॉपरली सेक्युलर नहीं है, इस डिस्कशन में मैं जाऊंगा नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। माइनॉरिटीज को माइनॉरिटीज नहीं समझा जाता है, कुछ संप्रदायों को, कुछ रिलीजियस सेक्ट्स को थोड़ी अलग नज़रिए से देखा जाता है, नाम नहीं लूंगा मैं। तो अभी उतना सेकुलर नहीं है जितना अशोक के टाइम पीरियड में था, ये समझिए आप। ऐसा मॉडल अगर आज की डेट में आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो अशोक के जो ये सभी शिलालेख वगैरह हैं, ये आज की डेट के इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सभी जगह से प्राप्त होते हैं। प्राकृत भाषा में लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि यूज की गई है ज़्यादातर, लेकिन जो उत्तर पश्चिम इलाका है, नॉर्थ वेस्ट एरिया है, वहाँ पे ये आर्मेक और खरोष्टी स्क्रिप्ट में दिखता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट एडिक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। कंधार का है, कंधार का एडिक्ट है, शिलालेख है, वो बाइलिंगुअल है, 2 लैंग्वेज में है, सिर्फ एकमात्र ही ऐसा है अशोक का। फिर कलिंग का एडिक्ट है, कलसी का एडिक्ट है और गिरनार का एडिक्ट है। और जैसे कि मैंने बताया था 13वें नंबर का जो रॉक एडिक्ट है, शिलालेख है, उसमें कलिंग युद्ध के बारे में और अशोक के 5 समकालीन शासक के बारे में दिया हुआ है, और ये सबसे लंबा शिलालेख है अशोक का। और जो माइनर पिलर एडिक्ट्स होते थे उनको स्किज्म एडिक्ट कहा जाता था, और ये बात करता है संघ में विभाजन के बारे में। फिर आता है रुम्नीदेई पिलर एडिक्ट, ये बुद्ध के जन्म के बारे में बताता है। लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, वहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसके बारे में डिटेल्स है, मिलती है इस शिलालेख में। और साथ ही साथ में अशोक जो थे वो टैक्स तो लेते ही थे, हर राजा टैक्स लेता था, लेकिन 1/6 लेता था अशोक हर जगह, लेकिन
सिर्फ लुम्बिनी के लिए, बिकॉज महात्मा बुद्ध टुक बर्थ देयर, महात्मा बुद्ध का वहाँ जन्म हुआ था, तो वहाँ पे 1/8 टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था। ये भी दिया हुआ है रुन्नीदेही पिलर एडिक्ट में। और अब समझते हैं अशोक के पिलर्स के बारे में। अशोक के जो पिलर्स थे वो डेरियस नाम के एक शासक से प्रेरित थे, लेकिन डेरियस का फोल्डेड पिलर्स है, अशोक के सिंगल पिलर्स है। और अशोक के ही जो लॉयन कैपिटल है सारनाथ का, उसको हमने अडॉप्ट किया है अपने नेशनल एम्बलम में, भारत के नेशनल एम्बलम में। इवन जो भारत का, हमारे भारतवर्ष का जो झंडा है, उसमें सेंटर में जो चक्र बनता है वो भी अशोक चक्र है, जिसमें 24 स्पोक्स है, जो कि डिपिक्शन है बुद्धिस्ट धर्म चक्र का, जिसका हमने देखा था जब बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा हुआ था इसको। तो अशोक ने इतना कुछ दिया है भारतवर्ष को, बहुत कुछ, चाहे वो सभ्यता के बारे में हो, चाहे वो संस्कार के बारे में हो, चाहे वो एक बहुत ही गजब के कॉन्सेप्ट धम्म के बारे में हो, बहुत सारी चीज़ें हमें अशोक से मिली हैं। अच्छा, अशोक का जो पिलर एडिक्ट है कौशंबी का, उसको जहांगीर ने इलाहाबाद में शिफ्ट कराया, और सोपरा और मेरठ के जो पिलर्स हैं, पिलर शिलालेख हैं, उसको फिरोज तुगलक ने दिल्ली में शिफ्ट कराया और उसको डिसाइफर करने की भी कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल ही गया था, जो दूसरा नंबर का और आपका तीसरे नंबर का शिलालेख है, मेजर रॉक एडिक्ट है, उसमें संगम डायनेस्टी के बारे में, संगम डायनेस्टी के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, जो साउथ इंडिया का है उसके बारे में डिटेल्स दी हुई है। और अब आप यहां देख लीजिए, ये है बराबर की गुफा, बराबर केव्स, जिसको आजीविका संप्रदाय को दान में दे दिया था सम्राट अशोक ने। इसमें 4 गुफाएं हैं, ये चारों गुफा मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की है, सुदामा गुफा, करना चौपार, विश्व झोपड़ी और गोपी केव, ये 4 गुफाएं थी। तो यहाँ पे हम इस लंबे लेक्चर को एंड करते हैं। इस लेक्चर में मैंने ज़्यादा फोकस इसलिए किया क्योंकि अशोक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और शक्तिशाली शासक थे मौर्य वंश के, और इनके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे एग्जामिनेशंस में, चाहे एकेडमिक्स का हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, या फिर आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी क्यों ना हो। अब आपको ये नहीं पता है कि नेशनल एम्बलम आया कहाँ से है, लॉयन कैपिटल से आया, ये आपको नहीं पता है, तो हिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर पे बहुत फोकस किया है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको। आने वाले लेक्चर्स में हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और राज्य व्यवस्था, ये सब के बारे में पढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच।